बढ़िया है, मस्त है, जीवन बढ़िया चल रहा है। कहाँ गए किया? अच्छा, शादी मतलब जीजा जी आने वाले हैं, पैसा मिला कि नहीं? अच्छा, शादी 19 को। अच्छा, आप लोग जूता चुराई होता है कि नहीं? अभी एक रिसेंट में केस वायरल हो रहा था, जीजा जी को बता देना, मेरे पास वो वीडियो पड़ा है। एक जगह जो है, एक दूल्हा जो है जूता चुराई पैसा देने से इधर उधर आनाकानी मार रहा था, उसको जो है पकड़ के घर में बस बहुत मारे। हाँ, मेरे पास है वीडियो पड़ा है, बहुत बहुत मुझे सर मेरे भेज दीजिए, बहुत मुझे जूता सुनो, जूता चुराई में कम पैसे मिलने पर दूल्हे की पिटाई, कमरे में बंद करके सब मारे। और फेक न्यूज़ नहीं है ये, लल्लन टॉप का है, लल्लन टॉप जो चैनल नहीं है उसी का है वो, फेक न्यूज़ नहीं है। तो जूता जीजा जी को सेंड कर देना है कि पैसा देने के पहले ये मैसेज पढ़ लीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, क्या क्या हो चुका था? RBI हो चुका था, हैं? आवाज़ स्लो कर रहा हूँ, मुझे भी लग रहा था ज़्यादा, मैं ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ। आप सही है, आप सही है, आप लोग खाना खा रहे हैं? अच्छा, मैं डिस्टर्ब कर दिया। अच्छा, खाइए, जाए चले जाएगा नहीं रहने, वो लोग खा लेंगे आप लोग। हाँ, 2 बजे हमें छोड़ना भी रहता, सर आ जाते हैं। ये लोग कहाँ गए? अच्छा, ये लोग नहीं है। चलिए, RBI हो चुका। RBI जैसा कि हो चुका था, ठीक है। अब एक एक लोग बताएं, ठीक, रिवीजन तो किए नहीं होंगे। RBI की स्थापना कब हुआ? 1926 में स्थापना। 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935, ठीक। कौन से कमेटी के सुझाव पर? जल्दी बताओ, कौन से कमेटी के सुझाव पर? आप तो ठीक है, बताओ कौन से कमेटी के सुझाव पर? कौन कमेटी आई थी? बताइए, ज़्यादा क्या? हाँ, 1921। एक 1926 में आया, ठीक, और एक आया था 1931 में। 2 कमेटी है, ठीक। इन दोनों के ज्वाइंट सुझाव पे ही क्या बना था? 1934 का RBI है। क्या बना था? 1934 का RBI है, जिसके तहत स्थापना किया गया था 1935 में RBI का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें टोटल कितने मेंबर होते हैं? कितने होते हैं? 5 कोर मेंबर होते हैं। वैसे कहने के लिए तो ज़्यादा है, लेकिन 5 कोर मेंबर है, जिनमें से 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। 1 गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर, ठीक, ठीक है। RBI के कार्य क्या क्या है? वर्क या फंक्शन क्या कहते हैं? राधे राधे। RBI का फंक्शन क्या कहते हैं? फंक्शन मतलब कार्य क्या कहते हैं? बताओ। फंक्शन, हाँ, नोट्स देख के नहीं, हाँ, बताओ। किसमें? हाँ, सरकार का एजेंट। और हाँ, मौद्रिक नीति या साख का नियंत्रण करना। और एक हाँ, तो वो आ गया मौद्रिक नीति। हाँ, एक और पैसे को छापना, ठीक। और हाँ, मुद्रा, डॉलर का क्या है? भंडारण।
तो ये सब क्या थे, आरबीआई के फंक्शन थे, ठीक है। जैसा कि और आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन थे आज़ादी के पहले? आज़ादी के पहले कौन थे? कोलंबस स्मिथ, ठीक है। आज़ादी के बाद आफ्टर आज़ादी मतलब आफ्टर फ्रीडम, आफ्टर फ्रीडम बताओ, सीडी देशमुख। वर्तमान में कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर की? तीसरे कहाँ से? 26 नंबर। इसके पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। तो मिला जुला के देखिए आरबीआई आपका हो चुका। और उसके पहले पढ़ाए थे क्या? मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति समिति बताए थे, ठीक है। यही रिवीजन कराने के चक्कर में जो है क्लास पीछे हो जा रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ चलो ठीक है, जो चले एकदम बढ़िया से कंटेस्ट। क्लास छोड़ देते हो तो क्या करेंगे बताओ? मौद्रिक नीति समिति क्या था इसका ट्राई? अब है ध्यान में है कुछ बताया। कितने सदस्य थे? 6। कौन कौन? 3 से आरबीआई से और 3 सरकार से, ठीक। और बताओ कार्यकाल कितना था? 4 वर्ष, 4 वर्ष कार्यकाल। और क्या एक मेंबर दोबारा से चयन हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। आरबीआई ये मौद्रिक नीति क्या करता था? और मिनिमम कितनी बैठक होनी चाहिए? मिनिमम 2, 6 मंथ और 6 मंथ, ठीक है। बात समझ में? किसके सुझाव पे आया था? गुरजीत पटेल। कब आया था? 2016 में। इन्होंने एक और सुझाव दिया था इन्फ्लेशन के लिए। बताओ इन्फ्लेशन के लिए जो सुझाव दिए थे, इन्फ्लेशन कितना तक रहना चाहिए? इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति मैंने बताया था, हाँ, मतलब ±4 स्ट्रीम लेवल। मतलब क्या है? स्ट्रीम लेवल कह सकते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एक केमिस्ट्री का वर्ड है आदर्श। आदर्श इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे नहीं याद आ रहा मुझे, अभी याद आ जाएगा, ठीक है। 4 होना चाहिए, +2 और -2, +2 और -2, ठीक। ये कौन बताया? इन्फ्लेशन मुझे ये कमेटी अभिजीत पटेल ने ही सुझाव दिया था। कब तक ये नियम था? 2019 से 5 साल के लिए था, 5 साल से फिर बढ़ा था 2026 तक, ठीक है। मिला जुला के आपका रेपो रेट मतलब मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो गया, कल से बैंकिंग शुरू हुआ है, ठीक है। और बैंकिंग में आज जो है अगला टॉपिक है बैंकिंग, ठीक। बैंकिंग में थोड़ा सा एक चार्ट बना लेना, आप लोग चार्ट बना लेना, फिर मैं समझा दूंगा, ठीक है। एक चार्ट बनाना, भारत में बैंकिंग की संरचना, बैंकिंग की संरचना, ये चार्ट बना लीजिए बस, उसके बाद मैं समझाऊंगा। इस चार्ट से पहला अनुसूचित वाणिज्यिक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। दूसरा लिखिएगा अनुसूचित सहकारी बैंक, अनुसूचित सहकारी बैंक। तीसरा लिखना अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, संस्था।
ठीक है, चार्ट बना दो, चार्ट काम आएगा, चार्ट बना दो अभी। और भी अभी तो ये स्टार्ट हुआ। और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में देखो कौन कौन है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में पहला है राष्ट्रीयकृत बैंक, दूसरा है निजी बैंक, तीसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसमें दो, पहले इसको लीजिए। इसमें है आपका नाबार्ड, अगला है सिडबी, तीसरा है एक्सिम बैंक, एक्सिम बैंक, IDBI। इसमें लिखिएगा ग्रामीण सहकारी बैंक, और इसमें शहरी सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक। अब इसमें जो है फिर बनाइएगा, इसमें लिखिएगा राज्य सहकारी। टाइम देंगे, टेंशन ना हो। राज्य सहकारी बैंक पहला, दूसरा है जिला सहकारी बैंक, तीसरा है प्राथमिक कृषि समिति, और इसमें जो है क्या हो, इसमें लिखिएगा राज्य सहकारी समिति, और राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसमें एक और है, इसी का एक और है, लिख दे रहे हैं, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, एक और है प्राथमिक सहकारी कृषि बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि, और आगे वही पहले ये पूरा बना दिया। जो ना समझ में आए पूछ लेना।
के नीचे प्राथमिक लिखा हुआ है। ये प्राथमिक कृषि जो ऊपर लिखा है ना, राज्य सहकारी, फिर है जिला सहकारी बैंक, तीसरा है प्राथमिक कृषि, तीसरा है प्राथमिक कृषि ऋण समिति, प्राथमिक कृषि ऋण समिति तीसरे नंबर पर। यहां से क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, यहां से बना लिए, लिखिए, दिख रहा है, दिख रहा है। सब बैठ गए, सब कहीं बाहर निकले। प्राथमिक कृषि ऋण, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, हो गया। ये राज्य सहकारी कृषि, लिख लो, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। हाँ, ये इसके बाद प्राथमिक, उसके आगे वही सब लिख लेना, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। हो गया, सबका कंप्लीट हो, आप समझे? हो गया? इतना टाइम लगाओगे तो यही लिखने में टाइम चला जाएगा। ये बैंकिंग सिस्टम का संरचना है। क्या है बैंकिंग सिस्टम का? ये संरचना है, ठीक है, कि बैंक में कौन कौन से कितने टाइप के या कैटेगराइज किया जाए, तो कौन कौन से बैंक का क्या कैटेगरीज है, ठीक है। एक बार ध्यान दें, ये जो है पूर्णतः केंद्र सरकार की कंट्रोल में, इसमें केंद्र सरकार, इसमें केंद्र सरकार का कंट्रोल, ठीक है। जितनी भी अखिल भारतीय संस्थाएं और सेंट्रल लेवल में है, जैसे कि नाबार्ड हुआ, सिडबी हुआ, और उसके बाद एक्सिम बैंक और आईडीबीआई। एक्सिम बैंक, अगर इनका फुल फॉर्म लिखना हो तो लिख लो। कितने लोगों को पता है पहले बताओ? आईडीबीआई का फुल फॉर्म लिख लो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पूछा हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1964 में हुई। कब? 1964 में। ये पूछा हुआ, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना हुआ 1964 में। नाबार्ड का फुल फॉर्म लिख लीजिए, नाबार्ड का नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल, नाबार्ड का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा हुआ है और वनडे में तो बहुत बार पूछा है। वनडे में नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का फुल फॉर्म। एक्सिम बैंक का फुल फॉर्म लिख लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? एक्सिम बैंक 1982, लिख लो 1982। इसका 1964। नाबार्ड का कौन बताएगा? बताओ, नाबार्ड का कब हुआ? कौन बता सकता है नाबार्ड? सिडबी की स्थापना लिख लो 2 अप्रैल 1990, 2 अप्रैल
1990, 2 अप्रैल 1990। ठीक है। कौन बताएगा नाबार्ड? उन्नीस सौ बयासी, सही, 1982, ठीक। सारे लिख लेना, सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, जितना है सब प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। और इसका फुल फॉर्म भी लिख लेना। फुल फॉर्म लिख लिया कि नहीं आप लोग? अब चलो इन सबका, नाबार्ड का मैंने बताया, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल, हाँ, नेशनल, हाँ बताइए नाबार्ड का फुल फॉर्म, हाँ बताइए। नहीं, नाबार्ड का फुल फॉर्म बता। ये सही बताइए। एक्सिम बैंक का, एक्सिमो नहीं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, कब स्थापना हुआ? 82 में भी, 81 में आया था, 82 में स्थापना हुआ। आईडीबीआई का फुल फॉर्म, हाँ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, कब स्थापना हुआ? जरा देखिए, व्हाइट बोर्ड में नहीं देखना, 64, ठीक। और सबसे पहले यही स्थापना हुआ था, ध्यान दीजिए, इंडस्ट्रियल बैंक। और उसके बाद क्या है? एक है नाबार्ड, सिडबी हो गया, एक्सिम बैंक, हाँ सिडबी का फुल फॉर्म बताएं कि नहीं? सिडबी नहीं बताया, बताए तो है शायद। देखो, स्मॉल सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये सब आपका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, स्थापना 2 अप्रैल 1990। अब देखो, थोड़ा सा इनका कार्य समझ लो, यहीं से शुरू करते हैं। नाबार्ड किसको फंडिंग करता है? नाबार्ड तो सबसे पहले ग्रामीण बैंक को फंडिंग करता है। किसको? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है आरआरबी, ठीक है। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है उसको कौन फंडिंग करता है? नाबार्ड करता है। या प्राथमिक क्षेत्र के लिए कोई फंडिंग करता है तो नाबार्ड करता है, ठीक है। जबकि ये सिडबी क्या है? सिडबी का फुल फॉर्म बता दीजिए सर। स्मॉल इंडस्ट्री, ये छोटे और मझोले उद्योग जो एमएसएमई है, एमएसएमई पता है नहीं? एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई को ये क्या करता है? फंडिंग करता है। एमएसएमई को फंडिंग करता है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को देखता है। एक्सपोर्ट, भारत में जो आयात और निर्यात होता है उसका कार्य कौन देखता है? एक्सिम बैंक। और आईडीबीआई जो है विकास के कार्य में, जो विकास के कार्य के लिए जो भी चीजें होती है उसके लिए फंडिंग कौन करता है? आईडीबीआई, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं? तीनों समझ में आया। अब आते हैं यहाँ, राष्ट्रीयकृत बैंक कौन होता है? राष्ट्रीयकृत बैंक वह होता है जिसमें भारत सरकार का शेयर 51% से ज्यादा, मतलब 50 से ज्यादा। अब 50 से ज्यादा 51 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि 50% से मिनिमम कंडीशन है कि 50% से ज्यादा ही होना चाहिए, चाहे वो 51 हो, चाहे 52 हो, 53 हो, कुछ भी हो सकता है। 50 से कम हो, वो क्या होता है? राष्ट्रीयकृत बैंक होता है। भारत में इसमें राष्ट्रीयकृत बैंक टोटल 12 है। कितने हैं? 12 है। एसबीआई इंक्लूडेड टोटल भारत में इस समय 12 बैंक है। इसके पहले बहुत बैंक हुआ करते थे, लेकिन बैंकों का, काफी सारे बैंकों का क्या किया गया? मर्ज कर दिया गया, विलय कर दिया गया। क्यों विलय कर दिया? क्योंकि बहुत सारे बैंकों का एनपीए बढ़ रहा था। आज बताएंगे एनपीए क्या होता है।
आप लोगों को पता है एनपीए क्या होता है? एनपीए अभी आएंगे उस पर। एनपीए बैंकों का क्या हो रहा था? एनपीए बढ़ रहा था। एनपीए बढ़ने की वजह से क्या किया गया कि जो बैंकों का एनपीए या घाटे में चल रहे थे उनको बड़े बैंकों में क्या किया गया? विलय कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया। टोटल इस समय भारत में टोटल कितने बैंक हैं? 12 बैंक हैं। आरबीआई को छोड़ के ध्यान दीजिएगा, मतलब आरआरबी जो है वो एक अलग सेक्टर है। आरआरबी जो है अलग सेक्टर है, लेकिन ये राष्ट्रीयकृत बैंक जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक, क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड बैंक। वो टोटल भारत में कितने हैं? 12, जिसमें से आपको पता होगा पीएनबी। कौन कौन से हैं इसमें? पीएनबी, और उसके बाद कौन सा है? एसबीआई। और एक बात और बता दूं, एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है। भारत का सबसे बड़ा बैंक इसमें कौन है? एसबीआई है। फिर उसके बाद पीएनबी होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी, ये सब सारे जो है इंडियन बैंक, ये कैनरा बैंक, विजया बैंक, देना बैंक, ये सब क्या है? नेशनलाइज बैंक। ठीक, विजया बैंक में किसी का अकाउंट है? विजया, वो भी राष्ट्रीयकृत बैंक है। ठीक है, और उसके बाद सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट से याद आया, सिंडिकेट कहाँ का जिक्र हुआ? पुष्पा को देखा नहीं? पुष्पा। सिंडिकेट मतलब होता है जो एक समूह होता व्यापारों का, व्यापार होता, सिंपल सी बात है, व्यापारों का एक समूह, उसमें जो अध्यक्षता करता है वो सिंडिकेट का अध्यक्ष होता है। जैसे कि पुष्पा में है, हेलो। तो क्या होता है? टोटल भारत में कितने बैंक हैं? 12 बैंक हैं, जिसमें से एक बैंक के बारे में देखो, आप सर्च करके गूगल कर देना कितने बैंक हैं, ये पूछेगा नहीं कौन बैंक में, बस इतना पता होना चाहिए टोटल इस समय कितने हैं? 12 बैंक हैं, एसबीआई इंक्लूडेड। और प्राइवेट सेक्टर के बैंक कौन होते हैं? प्राइवेट सेक्टर में कंडीशन ये है कि उसमें सरकार का शेयर 50% से कम, या कह सकते हैं सरकार का शेयर, दोनों चीज। वो किसी प्राइवेट व्यक्ति या कह सकते हैं किसी एक व्यक्ति के हाथ में मालिकाना हक हो, या उसमें उसके शेयर धारक हो, दोनों कंडीशन हो सकता है। या तो कोई किसी व्यक्ति का एक बैंक हो, जैसे कि कोटक महिंद्रा, ठीक है, कोटक महिंद्रा, बंधन बैंक, उसके बाद एचडीएफसी और आईसीआई और एचडीएफसी भारत के सबसे बड़े बैंक हैं प्राइवेट सेक्टर। समझ में नहीं? आईसीआई, ठीक है, आईसीआई, एचडीएफसी, एचडीएफसी, ये सब क्या है? प्राइवेट सेक्टर के बैंक। और एक विदेशी बैंक भी होता है। विदेशी बैंक में है जो है सिटी बैंक। सिटी बैंक का आप लोगों ने कहीं देखा? सिटी बैंक अमेरिका का बैंक है। सिटी बैंक बहुत कम ही शहरों में है सिटी बैंक। वैसे भारत में टोटल जो है लगभग 33 के आसपास जो है विदेशी बैंक कार्यरत है भारत में। 33 के आसपास विदेशी बैंक। हो सकता है कभी खोजने से यहाँ भी कोई जो है विदेशी बैंक हो। तो प्राइवेट सेक्टर का बैंक कौन हो गया? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। प्राइवेट सेक्टर के बैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि उसमें सरकार का शेयर 50% से कम, या कह सकते हैं नहीं भी होगा, दोनों कंडीशन हो सकता है। उसका शेयर किसके पास होगा? किसी एक व्यक्ति के पास, या उसमें शेयर धारक जो होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं उस बैंक का, क्या होगा? बात समझ नहीं आ रहा है? उसके बाद आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये पूरा चैप्टर है, इसको पढ़ना है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? यह किसके समिति के सुझाव पे आया? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक नरसिंहम समिति थी, उन्होंने ही सुझाव दिया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना करने के लिए। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। कब हुआ था? 2 अक्टूबर पूछा हुआ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना सर्वप्रथम कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975 को। और मैंने उस दिन 2 दिन पहले शायद क्लास में बताया था कि भारत में टोटल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं। जब स्थापना हुई थी तो उस टाइम टोटल 196 बैंक था। कितना था जब स्थापना हुई? लेकिन उसके बाद इसकी संख्या घट के कितनी हो गई? 43। अब वर्तमान में कितना है? वर्तमान में इसके टोटल 28 कितने हैं? 28, जिसमें से 6 बैंकों को इन छोटे छोटे बैंकों में विलय कर दिया। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्राथमिक सेक्टर जो है,
प्राथमिक सेक्टर जो है उसको क्या करता है, फंडिंग करता है, पैसा देता है। नींद आ रही, नींद आ रही, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है? क्या मुँह धुल क्या, मुँह धुल क्या, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इनको नींद आ रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण, इसीलिए मैं लिखवाता हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा होश हवास में आते हैं, समझने में जो है, समझाने कितना बढ़िया समझाते हो, उसके बाद नींद में चले जाते हो। लगता है कि मैं जैसे लोरी सुना रहा हूँ लोरी नहीं सुना रहे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक सेक्टर को फंडिंग करना। प्राथमिक सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर में, और एग्रीकल्चर हो सकता है या फिर मछली पालन, कुक्कुट पालन, उन सबको फंडिंग करता है। अच्छा, फंडिंग यही भर नहीं करता, फंडिंग वो भी करता है जो राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं। मैंने बताया था ना, किसमें बताया, कितना परसेंट देते थे प्राथमिक सेक्टर को, कितना परसेंट देते थे? 40%, जिसमें एग्रीकल्चर को 18%। ठीक है, उसमें कुछ लगभग 6-7 सेक्टर हैं कि जिसको आपको वो प्रियोरिटी लेवल पे हो कि उनको आपको देना ही देना है लोग। तो ये बात आपका ग्रामीण बैंकों का है। ठीक, इतना हो गया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ इसमें। हाँ, कुछ छूट गया, ये छूट गया, ये हो गया। अब आते हैं सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक। और यहाँ पे ये जो इम्पोर्टेंट है, ये सहकारी बैंक का मतलब ये होता है कि लोग मिलकर इसको क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। आपस में लोगों का शेयर होता है और उस शेयर के माध्यम से सहकारी बैंक का स्थापना किया जाता है, जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक जानते हो नहीं? कभी आप लोगों ने देखा है यहाँ पे कोई कोऑपरेटिव बैंक है? होगा। और इस पे जो है गवर्न कौन करता है? 2 लोग मिल के। कौन कौन करता है? एक तो आरबीआई करता है, एक आरबीआई करता है। ठीक है, आरबीआई के पास सरकार भी करता है। कौन करता है? सरकार। लेकिन यहाँ एक बात और है, आरबीआई करता है, सरकार करता है, लेकिन इसको फंडिंग देता है नाबार्ड। कौन देता है? फंडिंग करता है नाबार्ड। और नाबार्ड किसको फंडिंग करता है? और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसको करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भी करता है। नाबार्ड के कॉन्सेप्ट मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के और भी कॉन्सेप्ट है, अभी वहाँ आएंगे तो बताएंगे कि 3 लोग मिलकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करेंगे, अभी आएंगे उसको। ठीक है, तो इसमें क्या है? अच्छा, इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? देखिए, इसमें जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक होता है, अब ध्यान दो, ये जिला जो है, पहली बात तो ये जिला लेवल का है। इसमें एग्जाम में आया हुआ है कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर का है कि राज्य स्तर का है कि केंद्र स्तर का है, ये क्वेश्चन बना हुआ है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, केंद्र स्तर का मार देते हैं, लेकिन ये है किसका? जिला स्तर का। ठीक है, जिला स्तर। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना हुआ है, उठा के देख लेना। पेपर देखोगे तब तो समझ में आएगा। पेपर देखते हैं, देखते हो पेपर हैं? जिला केंद्रीय सहकारी बैंक। फिर उसके बाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के ऊपर कौन होता है? जिला के ऊपर कौन होगा? राज्य होगा। राज्य में कौन सा होगा? राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। और फिर से समझ लो, सहकारी बैंक लोगों के आपस में तालमेल से और पैसा लगाने से, प्राइवेट और कुछ सरकारी, सारे लोग मिलके ये सहकारी बैंक की स्थापना करते हैं। और इस बैंक की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या रहा? इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा? कौन बता सकता है? किसानों को साहूकारों के चंगुल से बाहर निकालना। होता क्या है, देखो, कोई भी किसान होता है तो बैंक में लोन लेने नहीं जाना चाहता, क्योंकि बैंक में लोन लेना आसान बात नहीं है। जाते हो वहाँ कई सारे पेपर के फॉर्मेलिटीज होते हैं, जिससे आदमी पढ़ा लिखा व्यक्ति फंसना नहीं चाहता। और बैंक में इतना वर्कलोड है कि बैंक के एम्प्लॉय जो है, बैंक मैनेजर जाते हैं वहाँ, जब कहोगे लोन चाहिए, लोन बंद है, लोन नहीं है, तो बेचारा आ जाएगा, मजबूरी है। अब मान लो किसी को किसान साहूकार के पास क्यों जाते हैं? 2 सेक्टर होता है, एक ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 2 होता है। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में सरकार से जो लोन लिया जाए वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का हो गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो हो गया जैसे साहूकार। बात समझ में रहे हो नहीं? ऑर्गेनाइज और एक होता है अनऑर्गेनाइज। ठीक, इसमें आ जाएगा सरकारी बैंक या सरकार के कोई समूह। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें साहूकार, साहूकार। इसमें कौन आएगा?
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में साहूकार। अच्छा, किसान साहूकार के पास जाते क्यों? इसका कारण ये है, बैंक में क्या है कि लोन लेना कठिन टफ, ठीक है। सरकार चाहे जितना भी वादा कर ले कि आप आइए और 5 मिनट में आपको लोन मिलता है। 5 मिनट में लोन प्राइवेट सेक्टर वाले देते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। और सरकार जो है इंटरेस्ट रेट, सरकारी बैंक में इंटरेस्ट रेट क्या होता है? कम होता है। अब पैसा चाहिए उनको तत्काल, ठीक है। बाबू कहने की मेरी आदत है, बाबू निकल गया मुझसे, है। पैसा चाहिए किसी किसान को तत्काल, ठीक है। अब उसके घर में मान लो कोई बीमार है, उसको तत्काल अर्जेंट से पैसा चाहिए, वो जाएगा किसके पास? अपने साहूकार के पास। और साहूकार उसको कहेगा, उसको 10,000 रुपये की जरूरत है, कहेगा ठीक है 10,000 रुपये मैं दूंगा तुमको, लेकिन पर मंथ हमको 1,000 रुपये चाहिए, पर मंथ 1,000। और वो बेचारा इस ऋण के चक्कर में ऐसा फंसता है। और ये ऋण का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप उसको 10,000 एक साथ देंगे तब वो पैसा माना जाएगा, पता ही नहीं। साहूकार में कंडीशन होता है, इसीलिए गांव में जब रेहन पे खेत रखा जाता है, पता है नहीं, रेहन जानते हो नहीं, किसी को गिरवी रखना, गिरवी रख के खेत कुछ लोग पैसा उठा लेते हैं। जैसे जिनके पास खेत रहता था, 25-30 हज़ार की जरूरत थी, भैया आप मुझे 25-30 हज़ार दीजिए तब तक मेरा खेत जोत लीजिए। अब उस बेचारे के पास ना इकट्ठा 25-30 हज़ार रुपये होता था, ना वो खेत छोड़वा पाता था। उसी के चक्कर में दूसरा व्यक्ति कितनी फसलें जोत लेता था। सेम यही कहानी साहूकार के साथ है। साहूकार क्या करता है? इकट्ठा एक साथ लोन दे देता है, एक साथ उसको पैसा दे देता है 10,000, लेकिन उसको 10,000 रुपये एक साथ चाहिए, ना कि फुटकर में चाहिए, ठीक है। अब 10,000 रुपये उसके बेचारे के पास जब तक होगा नहीं तब तक क्या करेगा? 1,000 रुपये भरता जाएगा। और 1,000 रुपये इतनी बार भर चुका रहता है कि वो 10,000 का पता नहीं कितना दे देता है। ये चंगुल होता है। लेकिन सरकार में क्या फायदा है? जब आप सरकार से लोन लेते हैं तो आपका मूलधन प्लस ब्याज दोनों कटता है। मूलधन प्लस ब्याज, जो मैथ वाले होंगे उनको पता होगा, ब्याज तो कटता ही कटता है, लेकिन आपका मूलधन भी कटता है। उसमें सरकार में ये कंडीशन नहीं कि आप पैसा एक साथ दीजिए, पैसा आप फुटकर में थोड़े थोड़े आप किस्त बनवा लो। कैसे कोई बाइक लेता है, कोई 4 व्हीलर लेता है, तो क्या करता है? किस्त बनवा लेता है, या होम लोन लेता है। तो होम लोन लेने पे क्या होता है? ये सब किस्त में अपना पैसा दोनों जगह। साहूकार के पास बस इतना सा थोड़ा सा फायदा है कि साहूकार को पेपर की जरूरत नहीं होती, ठीक है। वो पैसा वहाँ जुबान रखा जाता है, तो भैया तुम 1,000 पर मंथ हमको दो और तुम ले जाओ 10,000। 10,000 दे दिया, अब उसका क्या जा रहा है भाई? 10,000 देने से 1,000 पर मंथ पा रहा है, और 10,000 रुपये उसका वैसे पैसे पड़ा हुआ है। जब तक वो 10,000 देगा नहीं तब तक वो 1,000 भरता रहेगा। इन सब सारी चीज़ों की समस्याओं को निदान करने के लिए सरकार ने बहुत सारे उपाय किए, ठीक है। जनधन योजना भी इसी का एक परिणाम, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसको बढ़ावा देना, ठीक है। जनधन योजना भी इसी का परिणाम रहा। और भारत में जब जनधन योजना के तहत, जनधन योजना का खाता खोला गया, कौन बता सकता है? कौन बता सकता है? जनधन योजना 2000 नहीं 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना टोटल 1.5 लाख कैंप लगा के जनधन योजना के लिए खाता खोला गया। और इसमें उस टाइम 5,000 का ओवरड्राफ्ट दिया गया था, मतलब 5,000 रुपये आप बैंक से निकाल सकते थे इसके बदले में। अब वो बढ़ा के 10,000, अब वो बढ़ा के 10,000 लिख लो, ये पूछा हुआ 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी? नींद आने लगी आपको, बताओ इतना समझा देते हैं उसके बाद भी नींद आने लगती है। चलो लिखो, दिमाग ठंडा होगा, लिखो। RBI तो हो चुका था, मॉनेटरी पॉलिसी भी हो गया, ठीक। अब पढ़ना है बैंक, ठीक है। चलो अब आते हैं थोड़ा सा पहले लिखो, तब नहीं तो आप लोगों को नींद ज़्यादा आता है। लिखो पहले, थोड़ा लिखो, तो लिखो जरा। बैंकों का वर्गीकरण देखो, ये शेड्यूल बना दिया ना, देखो बैंकों का वर्गीकरण, ये ग्राफ बना दिया ना टोटल,
ठीक है, लिखो लिखो। बैंक दो टाइप के होते हैं इसमें। अब आगे लिखिए। अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं, अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934, जो आरबीआई अधिनियम 1934। क्या बैंक वाला टॉपिक आप लोगों को बोरिंग लगने लगा क्या? हाँ। नहीं, आपको भी नींद आ रही थी, मैं देख रहा था। आप लोग तो एंजॉय में एकदम मस्त आनंद हो गया। बैंक इतना मस्त टॉपिक है, कम से कम आपको बैंक समझ में आ रहा है कि बैंक है क्या। अभी तक तो सिर्फ बैंक में जाके घर बैंक में जाके पैसा से निकाले हो, जमा किए हो, निकाले हो। अब बैंक का फंक्शन समझ में आया। सर, राज्य सहकारी बैंक है या फिर नहीं, कौन सा ये राज्य सहकारी? हाँ, राज्य सहकारी बैंक। देखो, अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध, द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध। यह बताओ, समस्या ज़्यादा हम टॉपिक लीव कर देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलो, द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध बैंक, ये बैंक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं केवल उठा के जहाँ ये इस टॉपिक से क्वेश्चन ना होगा। द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध, यह अनुसूचित, यह अनुसूची सूचीबद्ध है। पूरा यह अनुसूची परिवर्तनशील, यह अनुसूची परिवर्तनशील, यह अनुसूची परिवर्तनशील होती है। अर्थात यदि एक बैंक आरबीआई से अनुमति प्राप्त कर, अर्थात यदि एक बैंक आरबीआई से, इस बेंच वाले को गायब हो गए, अर्थात यदि एक बैंक आरबीआई से अनुसूची प्राप्त कर कार्य आरंभ करती है, तब उसे अनुसूची में जोड़ दिया जाता है, तब उसे अनुसूची में जोड़ दिया जाता है, यदि एक बैंक अपना कारोबार बंद कर दे या उसका विलय हो जाए, तब उसे इस अनुसूची से हटा दिया, जाता यदि हटा दिया जाता है। अनुसूचित बैंकों को
आरबीआई नियंत्रित करती है, आरबीआई नियंत्रित करती है तथा इनके लिए नियम बनाती है, नियंत्रित करती है तथा इनके लिए नियम बनाती है। इन बैंकों को निम्न शर्तों का पालन करना होता है, इन बैंकों को निम्न शर्तों का पालन करना होता है। ठीक है, इन बैंकों को निम्न शर्तों का पालन करना होता है। पैराग्राफ चेंज करके इनमें न्यूनतम पूंजी निवेश, इनमें न्यूनतम पूंजी निवेश, इनमें न्यूनतम पूंजी निवेश आरबीआई तय करती है, आरबीआई तय करती है। इनमें न्यूनतम पूंजी निवेश आरबीआई तय करती है। इसके किसी भी क्रिया से, इसके किसी भी क्रिया से इनके ग्राहकों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए। इनके किसी भी क्रिया से इनके ग्राहकों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। इन्हें मौद्रिक नीतियों का पालन करना होता है। अब मौद्रिक नीतियों का पालन तो आप लोगों के दिमाग में घूमना चाहिए, क्या क्या है, घूम रहा है कि नहीं? इन्हें मौद्रिक नीतियों का पालन करना होता है। बताओ कौन कौन सा मौद्रिक नीति है? गुणात्मक में कौन सा है, बताओ जल्दी। गुणात्मक में मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव, जल्दी बताओ एक बार, सही बता दो। हाँ, बताओ जल्दी। पढ़ाने क्या मतलब होगा जब डिवीजन याद नहीं रहेगा? हैं विकास आपने बताओ, नहीं पता, बताओ क्या होता है? क्वांटिटेटिव, हाँ, मात्रात्मक, मात्रात्मक मॉनेटरी पॉलिसी या क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे आपने? मैंने सब पढ़ाया, एक एक करके पढ़ाया, पूरा एक्सप्लेन किया। देख बोलो यहाँ तक आया क्या? आप बताइए। हाँ 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 हाँ, बहुत सही, हाँ बहुत सही, इतना तो बताया। चल ठीक है, हो गया। विकासात्मक बताओ, बताओ विकासात्मक। बहुत सही, हाँ एकदम, और गुड, वेरी गुड। इतना सारा बताइए, आप ही क्लास में पढ़ती हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ के दुनिया में खोए रहते हो। आप ही के साथ पढ़िए, आप ही के साथ समझिए, दिमाग थोड़े खुले रखिए, बस दिमाग में आने दीजिए सारी चीज़ें। चलो ठीक है, हो गया। अब बैंकों के इतिहास के बारे में चलते हैं, ठीक है? अब बैंकों का इतिहास देखो। बैंकों का इतिहास देखो, हर चीज़ का अपना इतिहास होता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का इतिहास है। आपका भी इतिहास है, आपका भी पास्ट है, मेरा भी पास्ट है, ठीक है? बैंकों का भी पास्ट है। हर चीज़ का पास्ट होता है नहीं? जो आज चल रहा है कल वो पास्ट हो जाएगा। तो बैंकों का इतिहास क्या है? देखो, बैंकिंग व्यवस्था ऐसे भारत में नहीं आ रही। बैंकिंग व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेन चीज़ आपको ये मोटिव समझना चाहिए कि बैंकिंग व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी। बताओ क्यों ज़रूरत पड़ी? बैंकिंग व्यवस्था की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या कारण आ गया बैंक ज़रूरत पड़ी? बताइए। देखो, स्वाभाविक सी बात है, लोगों के पास, कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहा होगा, कुछ लोगों के पास पैसा कम रहा होगा। सिंपल सी बात है, कुछ लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहा होगा, कुछ लोगों के पास कम रहा होगा। लोग सोचे होंगे कि कैसे हम
किसी कम वाले व्यक्ति या जो मजबूर है या जिसके पास पैसा नहीं है कैसे उसका सहायता कर सकते। तो उन्होंने क्या हम लोगों के दिमाग में चला होगा कि चलो हम लोग 2 4 10 लोग मिल के एक समूह बना लेते हैं और इस समूह में पैसा इकट्ठा करते हैं और जो परेशान वर्ग है, जो व्यक्ति हैं, उनको पैसा दिया जाएगा। पैसा दिया जाएगा, फ्री में तो कोई उधार देगा नहीं, फ्री में क्या करेगा, कोई उधार देगा, ठीक है, क्यों नहीं देगा भाई, उसको कुछ का लाभ होना चाहिए ना। तो लोगों ने क्या सोचा होगा कि चलो अच्छा ठीक है, पैसा मान लो कोई आया तो उस टाइम 100-200 रुपये तो कोई लोन लेगा नहीं, बहुत पैसा हुआ करता है, 100-200, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपये तक मान लो, 10 रुपये भी बहुत हो जाता है, 2 रुपये 3 रुपये लोन लेते हैं। 2 रुपये 3 रुपये लोन लेने के बदले में उनको कुछ ना कुछ देना पड़ता था, पैसा देना पड़ता था। ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया, भ्रष्टाचार उत्पन्न हो गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे भारत में क्या हुआ, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या हो गया, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता क्या था कि जैसे लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, अब जो लोग थे वो भरोसा लूट चुके थे कि भैया तुम्हें हम पैसा देंगे, तुम अपना पैसा मेरे पास जमा भी कर सकते हो, सुरक्षित है। अब एक समय आज के 2-3-4 साल बाद हमें जहाँ तक याद है 2015 या 16 के आसपास बहुत सारे ऐसे चिटफंड वाले कंपनियाँ हैं कि भैया तुम 10,000 रुपये दो, तुम्हें 1 महीने में 12,000-13,000 करके देंगे। याद है कि नहीं, बहुत सारे 2010-15 के आसपास की बात है। और बहुत सारे लोगों ने इस लालच में, बहुत सारे भाई लालच मतलब पहले तो उसको भरोसा लूटना पड़ेगा। जैसे कि कौन सी मूवी थी वो, अरे गोलमाल नहीं, अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसमें पैसे से झाड़ता था, हेरा फेरी, बिपाशा बसु उसमें यही काम थी। लोगों को क्या दिखाया कि तुम जो है 1 करोड़ लाओ और 2 करोड़ 3 करोड़ ले लो। लोगों को क्या हुआ, कहानी बता रहे हैं, अगर बोर हो रहे हैं तो कहानी बताने में मुझे कोई शौक नहीं है, मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ सकता हूँ, ठीक है, कहानी याद रहता है। फिर क्या हुआ कि लोगों का जो है भरोसा आ गया उनके ऊपर कि भैया ये पैसा हमको उधारी दे रहे हैं तो हमारा पैसा सेव भी रख सकते हैं। लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहा, उनके पास ले जाके जमा करने लगे। अब क्या हुआ, जैसे पैसा ज़्यादा हुआ रफू चक्कर 9-2-11 पैसा लेके फरार हैं, अब पैसा लेके फरार, जैसे कि नीरव मोदी और बहुत सारे अभी राहुल चौकसी, ये पीएनबी का बहुत सारा पैसा गमन कर दिया। तो ये सब क्या किया, पीएनबी के बहुत सारे पैसे गमन करके भाग गए। लोगों के पास जैसे ही पैसा आया लेके पैसा भाग गया। और सरकार के पास समस्या था ना, अब इसका कुछ उपाय करना चाहिए। उपाय करने का मतलब ये हुआ कि इन बैंकों को खरीद और अपने कंट्रोल में। जब कोई चीज़ सरकार के कंट्रोल में होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसमें लॉस नहीं होगा, फायदा बेशक ना हो लेकिन लॉस बहुत कम हो। इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया है। इसके पहले क्या हुआ, भारत में 1770 में सबसे पहले एक बैंक की स्थापना की गई, अलेक्जेंडर बैंक। क्या था, भारत में सबसे पहला बैंक यही था, अलेक्जेंडर। नाम क्या था, अलेक्जेंडर। 1770 में ये बैंक की स्थापना की गई, अलेक्जेंडर। लेकिन ये बहुत ज़्यादा सफल ना हो सके, उसके बाद एक बैंक और आया 1770 के बाद। फिर उसके बाद एक बैंक और आया, और एक बैंक नहीं, इसी के साथ 3 बैंक आए, ठीक है, इसी के साथ 3 बैंक आए। 1970 के बाद 3 बैंकों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंकों की स्थापना की। और जो आज आपके वर्तमान में एसबीआई बैंक है, ये तीनों उसके बाबा पर बाबा चाचा हुआ करते थे। कौन, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे, और बैंक ऑफ, और एक कौन होगा, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ
कोलकाता। ये 3 बैंकों का स्थापना किया गया भारत में, 3 बैंकों का स्थापना किया गया। इन तीनों बैंकों को मिला के एक बैंक की स्थापना की। इन तीनों बैंकों को मिला के और 1921 में एक बैंक की स्थापना की गई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में SBI में, क्या बना? SBI राष्ट्रीयकरण के दौरान। और एक बात और ध्यान, ये इंपीरियल बैंक जो है, जब RBI नहीं था तो भारत में बैंकों का केंद्रीय काम यही करता था। कौन करता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा, RBI कब बना? 1935 में, लेकिन ये कब बना था? 1921 में। जब RBI नहीं था तब तक सेंट्रल बैंक का काम यही कौन करता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसी का नाम बदल के फिर बाद में क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया SBI बैंक। और शुरू में इसके 7 जो है, शुरू में 7 बैंक इसके सहायक बैंक थे। बैंक ऑफ त्रावणकोर, बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कर्नाटका, ठीक है, SBI करके सारे बैंकों का बाद में मर्ज करके SBI एक बैंक हो गया। और SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं नहीं? लिखो जरा थोड़ा, लिखते रहो, नहीं तो सुनते रहते हो तुम ज़्यादा कुछ। हमें लगता है कि लिखना भी जरूरी है। लिखो, भारत में स्थापित पहली बैंक, हाँ एक चीज यार मैंने बताया था, अलेक्जेंडर बैंक। ये अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा हिंदुस्तान बैंक, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इस बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और स्थापना कौन किया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी। इसका स्वामित्व किसके हाथ में था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी के हाथ में। और बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देखो, भारत में स्थापित पहली बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये प्रिलिम्स में बना हुआ क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कौन से बैंक की स्थापना की? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन अगर पूछ लेगा कि भारत में पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित सबसे पहला बैंक कौन था? नहीं, क्वेश्चन बताए नहीं। पंजाब नेशनल। नहीं, वो अवध कमर्शियल बैंक। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपने जो बताया था, जो अवध कमर्शियल बैंक था उसमें भारतीयों का शेयर कम था, भारतीयों का शेयर कम था, विदेशियों का शेयर ज़्यादा था। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक पूर्णतः भारतीयों का था, जो भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया। पंजाब नेशनल के जो प्रबंधक थे वो है, लेकिन जो पैसा दिया था वो तो मैंने पढ़ा यही है। हो सकता है आपकी भी बात मैं मान सकता हूँ, मैं थोड़ा और रिसर्च करूँगा इस पर। मैं आपकी बातों को नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा और रिसर्च करूंगा। लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा ही है, मैं आपकी बातों को भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। देखो, जो आप कह रहे हैं वो बात सही है। जो बैंक का मतलब अवध कमर्शियल बैंक ही मतलब स्थापित किया गया था, जिसमें बाहरियों का शेयर था और भारत उसमें थोड़ा शेयर थी बाकी लोग। लेकिन जो पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में किया गया, यह पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित। ये क्वेश्चन बहुत बार प्रीलिम्स में बना हुआ, आगे देखिएगा, पूछा हुआ सीधे कि पूर्णतः भारतीयों द्वारा स्थापित कौन सा बैंक था? तो पंजाब नेशनल बैंक। लिखिए, भारत में स्थापित पहली बैंक ऑफ हिंदुस्तान की, इसकी स्थापना 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने किया।
अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने किया। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने किया था। यह बैंक ज़्यादा लंबे समय तक कार्य नहीं कर यह बैंक ज़्यादा लंबे समय तक कार्य नहीं कर सके एवं इसे बंद कर दिया है। इसके उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक साथ 3 बैंकों की स्थापना की। कौन कौन सा बैंक? लिखा हुआ बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ, देखिए देखो 1806 में 3 बैंकों की स्थापना की गई। आगे लिखिएगा 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई। में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1840 में बैंक, ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, सन इसीलिए लिखवा रहे हैं, मिलान करने के लिए क्वेश्चन आया हुआ। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की गई एवं 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल लिखना, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। पैराग्राफ चेंज करके आगे से लिखिएगा। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। 1865 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना की गई। यह भारत में, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इलाहाबाद बैंक का नाम इलाहाबाद बैंक ही था, लेकिन अब यह विलय हो गया। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में यह बैंक नहीं है, इसको मर्ज कर दिया गया। देखिएगा, इलाहाबाद बैंक की स्थापना की। यह भारत में उसी नाम के साथ कार्यरत प्राचीन बैंक थी। प्राचीन बैंक मतलब हड़प्पा सभ्यता का बैंक, प्राचीन बैंक, जिसका हाल ही में, कौन बता सकता है ये किस बैंक में मिला? एकदम से मैं इनाम देने वाला था, बढ़िया होगा कि नहीं बोले, नहीं तो आज आप आ जाते इनाम। मेरा दिमाग लास्ट टाइम काम कर दिया। चलो, कहाँ था क्वेश्चन? सर जिसका हाल ही में इंडियन बैंक में विलय कर दिया। हाल ही में इंडियन बैंक में विलय कर दिया। 1881 में
81 में अवध 1881 अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना, अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। यह भारत की पहली बैंक थी। यह भारत की कौन? अवध कॉमर्शियल बैंक। यह भारत की पहली बैंक थी जिसमें शेयर धारक बनाए गए, यह भारत की पहली बैंक थी जिसमें शेयर धारक बनाए गए। आगे से लिखिएगा, शेयर धारक बनाए गए। 1894 में 1894 में, और यह एक ऐसा बैंक है कि मैं बहुत छोटे से इस बैंक को जाता हूँ और जानता हूँ। ये बैंक सन 1999 से हमारे घर में, मतलब हमारे घर के हर मेंबर का इसमें अकाउंट है। मेरा अकाउंट, मेरे दादी का, मेरे चाचा का, सबका अकाउंट इसमें। देखो 1894 में पीएनबी की स्थापना की गई। पीएनबी की स्थापना की गई। यह, इसको लाइन अंडरलाइन कर लीजिए जो मैं बोलने वाला हूँ। यह पूर्णतः भारतीय बैंक थी। यह पूर्णतः भारतीय बैंक थी जिसमें विदेशियों का निवेश नहीं था। ठीक है, जिसमें विदेशियों का निवेश नहीं था। पैराग्राफ चेंज कर। क्या हुआ बताइए? आजकल डांस वांस खूब किए क्या आपने दीदी के साथ? अभी तो कोई अम्मा वाले डांस कर पाए थे? कौन कौन को आता है बताओ? कोई अम्मा पाता है डांस? नहीं आता। आप लोग किसको आता है? जाके सीखना है, बढ़िया डांस है। मुझे नहीं आता लेकिन डांस अच्छा है। कौन, किसकी मूवी है पता है? वो रवीना टंडन की लड़की है जो कोई अम्मा वाला डांस की। आपका ट्रेन का टाइम हो, चलो डांस वांस करना चाहिए, उससे आदमी जो है मेंटली फ्रेश होता है। और आता है क्या पता है आपको? डांस करने आता है? नहीं आता। वैसे भी लड़के लोग पीछे ही रहते हैं। डांस करने में लड़कियां ज़्यादा माहिर होती हैं। हमें लगता है कि 10 लड़कियों को पूछ लो तो शायद ही 1-2 कोई बताएगी कि मुझे डांस नहीं आता है, बाकी 8 को आता होगा। और लड़के लोगों से पूछो तो लड़के में 10 में 8 बताएंगे कि मुझे नहीं आता है, 2 बताएंगे कि जो आता है। क्योंकि इसमें ईगो सेटिस्फैक्शन वाली बात हो जाती है ना। ये भी जेंडर वाला क्वेश्चन हो जाता है। भाई लड़के लोग डांस थोड़ी करेंगे, डांस करने के लिए तो लड़कियां लोग हैं। तो इस वजह से आप लोगों को आता है? नहीं आता है। आप लोगों को, आप बताइए, चंदनधारी आप बताइए, तिलक धारी आपको आता है? नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, डांस करना क्लास में किसी को नहीं आता ऐसा नहीं। यहाँ डांस क्लासेस है कि नहीं है? बहुत सारे लोग सिखाते हैं। देख रहे हैं डांस कर करके कितना करोड़ों अरबों रुपया सब कमा रहे हैं। अच्छा, बताइए नहीं आप इस बार? हाँ बताइए नहीं, मैं आया होता देखो। कॉलेज के आप बताइए नहीं। मैं एक दिन आया था, जैसे कवि सम्मेलन था। मुझे कविता सुनना लिखना दोनों अच्छा लगता है। कवि सम्मेलन था, उस दिन मैं आया।
ठीक है, बढ़िया है। जीवन में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए। मुझे बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलने आता था, मैं ही क्रिकेटर थे, अपने समय के अच्छे ओपनर हुआ करते थे। सच में अपने समय के मैं बहुत अच्छा ओपनर हुआ करता था, बैटिंग बहुत अच्छा, मैं पूरा मैच जिता के आया। आज भी मैं ये दावा करता हूँ, कोई कितना भी फास्ट फेंक ले, मैं डरने वाला नहीं। और कितना भी फास्ट फेंक बोल्ड करना तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। चश्मा वश्मा लग गया, थोड़ा डर लगता है, कहीं चश्मे ना आके लग जाए बहुत। ये एक समय में बहुत अच्छा खेल, माइंड फ्रेश हो गया। चलो लिखो 18 पैराग्राफ चेंज करते 1800 एक मिनट पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया ना, फिर से नीचे लिखिएगा। 1955 में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार के अधीन लाया गया एवं इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक, SBI। कितने लोग हैं SBI में अकाउंट है? आप लोग SBI में कितने, किसी का है? SBI में जो है अकाउंट आज भी जो है मिनिमम बैलेंस कम है और प्लस उसमें इंटरेस्ट रेट भी कम है SBI में और बैंकों की अपेक्षा है। SBI उसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? SBI, ठीक है, कर दिया गया। आगामी वर्षों में 7 अन्य बड़े बैंकों को SBI के साथ आगामी 7 बड़े बैंकों को SBI के सहायक बैंकों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अच्छा, इन 7 बैंकों का नाम सुन लो, ठीक है, लिखने की जरूरत है। पहला बैंक था स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, जो वर्तमान में कोई बैंक कार्यरत नहीं, सब SBI में मर्ज कर दिए गए। पहले 2 बैंकों का होगा, फिर बाद में 5 बैंक बचे थे, उनका भी मर्ज। तो एक बैंक था SBI, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये सारे इसके सहायक बैंक, ठीक है। मैसूर, देखो मैसूर, इंदौर, पटियाला और सौराष्ट्र, और कौन बचा? हाँ, त्रावणकोर बचा, त्रावणकोर और जयपुर। ये इसके 7 बैंक जो वर्तमान में अब सारे बैंक जो है SBI में विलय हो गए, ठीक है। चलो ये बात तो कुछ, अब आते हैं थोड़ा और समझते हैं, फिर देखेंगे, अभी टाइम है। ये दौर तो था, ठीक। अब SBI तो बन गया, SBI बनने के बाद SBI पूरे देश का लोड तो नहीं उठा सकता था, और भी बैंकों की जरूरत थी। फिर उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरण में किया गया, ठीक है, 2 चरण में किया गया। एक किया गया 1959 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इस राष्ट्रीयकरण बैंक करने के पीछे कंडीशन था, टर्म्स एंड कंडीशन, कि किसी भी बैंक का मिनिमम 50 करोड़ रुपए होना चाहिए, टोटल अमाउंट 50 करोड़, 50 CR होगा तो ही वह नेशनलाइज बैंक हो सकता है। कब? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, और कंडीशन था कि एक बैंक को राष्ट्रीयकरण करने के पीछे उसका मिनिमम टर्नओवर मतलब टोटल वैल्यूएशन 50 करोड़ होना चाहिए। जबकि 1980 में जब किया गया, 1980 में कितने बैंकों का किया गया? कौन बता सकते हैं? 6 बैंकों का, टोटल 6 बैंकों का किया गया, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसमें कंडीशन रखा गया 200 करोड़। कितना? 200 करोड़, 200 करोड़ मिनिमम आपका पैसा होना चाहिए, मिनिमम आपका
टर्नओवर होना चाहिए 200 करोड़। उसके बाद एक फेज फिर से आया 2014 और 2014 में 2 बैंकों को लाइसेंस दिया गया। लाइसेंस देने का काम कौन करता है? ये मैं बताया था। कौन करता है? कौन करता है लाइसेंस? बैंकों। कौन करता है बताइए? एक दोनों सही बोल। इतना कॉन्फिडेंस लूज है, गलत आंसर बताओ, मैं तो कुछ बोलने वाला आदमी नहीं, कम से कम गलत ही बताओ, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। आरबीआई कौन करता है? आरबीआई लाइसेंस। उसके पास टोटल 33 एप्लीकेशन आए थे, आवेदन, जिसमें से 2 बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए दिया गया। एक कोटक महिंद्रा था, ठीक है, एक बंधन बैंक। कौन था? एक कोटक महिंद्रा, एक बंधन बैंक। बंधन बैंक कभी देखे आप? और इसमें कंडीशन रखा गया, कंडीशन कि कोई भी बैंक अप्लाई तब कर सकता है जब पहले 500 करोड़ था, बाद में बढ़ा के 1000 करोड़ कर दिया। कितना? 1000 करोड़ आपके पास होना चाहिए, आपके बैंक सिस्टम में 1000 करोड़ होना चाहिए, और आपका कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में आपका 10 साल का एक्सपीरियंस हो और 1000 करोड़ रुपए की आपकी संपत्ति बैंक की, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस कौन देता है? आरबीआई देता है। और पहले चरण में कितने बैंकों को दिया गया था? 14 बैंक। इसका कंडीशन क्या था? 50 करोड़ होना चाहिए। दूसरे चरण में कितना दिया गया? दूसरा चरण यही है, 6 बैंकों को कितना राशि कितना होना चाहिए था? 200 करोड़। ये क्वेश्चन बना हुआ है कूट में। और तीसरा चरण जो 2014 में शुरू हुआ था, उसमें शुरू में 500 करोड़ रखा गया, बाद में 500 करोड़ को परिवर्तित करके 1000 करोड़ रुपए कर दिया। 1000 करोड़ रुपए और प्लस 10 साल का बैंकिंग सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस हो, और वो भी भारत में रहते हुए, विदेशों में नहीं, भारत में रहते हुए आपका जो है भारत में रहते हुए एक्सपीरियंस हो बैंकिंग सेक्टर में, तब आप जाके बैंक के लिए आवेदन कर सकते। बात समझ में आएगी? अभी और भी बैंक है, पेमेंट बैंक है, ठीक है, बहुत सारे बैंक हैं अभी और भी। अभी हमें लगता है कल भी चलेगा, आप लोगों को जैसा हो, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अभी आरबीआई को पढ़ाना, आरआरबी पढ़ाना है। पेमेंट बैंक से बहुत क्वेश्चन बना हुआ है, पेमेंट बैंक से। जैसा आप लोग कहें बैंकिंग यहीं पे ठप कर दिया जाए या आगे कंटिन्यू कर दिया जाए? कल खत्म कर दो। कल जो है आपका आरबीआई पढ़ा के उसमें जो जो इम्पोर्टेंट, देखो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है खत्म हो जाएगा। थोड़ा लिख लो, और कल लिखवाएंगे, कम समझाएंगे ज़्यादा। अभी टाइम है क्या? कितना देर? 18 नहीं, चलो लिखो आगे से। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का इतिहास। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का इतिहास। लिखो। राष्ट्रीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निजी इकाई को, राष्ट्रीयकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एक निजी इकाई को सरकार के स्वामित्व में ला दिया जाता है। सरकार के स्वामित्व में ला दिया जाता है। आज़ादी के दौरान भारत में कार्यरत सभी बैंक निजी क्षेत्र के बैंक थे, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र के बैंक थे। बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी चरम पर थी।
बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी चरम पर थी। पूर्व बैंक जमाकर्ता की राशि लेकर भाग जाते थे। बैंक जमाकर्ता की राशि लेकर भाग जाते थे। कभी आप लोगों ने अपना पैसा डबल कराया है? एक हमारे कांटेक्ट में भी थे, एक लोग वकील साहब थे, वो भी पैसा खुद डबल कराते थे। भाई साहब मैं बताऊं, वो इतने लोगों का पैसा ले लिए थे, उनको अपना शहर छोड़ना पड़ गया। इतने लोगों का पैसा ले लिए थे, कम से कम 40-50 लाख रुपए ले लिए। नाम तो मैं नहीं दूंगा। और वो सारे लोगों का पैसा लेके जो है डबल कराने चक्कर में पता चले कंपनी से भाग गई। अब कंपनी भाग गई, उनको भी भागना पड़ा। अपना घर छोड़ के बाद में अपने घर को भी बेचना पड़ा। घर को बेच के और वो एक शहर में जाके शिफ्ट हो गए। ये समस्या है। उनको भी खून चढ़ गया था। जैसे होता नहीं कि शेर को अगर खून लग जाए है तो फिर वो शिकार करना थोड़ी छोड़ता है। उनको पैसा मिल गया था। हाँ, उनको पैसा मिल गया था एक बार फ्री में डबल कर करके। वो लोगों का अपने रिलेशन में बहुत सारे लोगों को पैसा डबल करा था। हमको भी चढ़ाए थे, हमसे भी कहे अरे भैया आप ही लगा दीजिए। मेरे मन में आया एक बार 10,000 रुपये का, 10,000 लगाते आप, अगले महीने आपको 12,000 रिटर्न। मेरे भी मन में था कि मैं भी लगा दिया। लास्ट टाइम मेरा दिमाग पता नहीं कैसे काम कर दिया। हम कहे यार छोड़ो, पंडित आदमी आनी है, पैसा इसे थोड़ी निकाला जा सकता है। फिर उसके बाद में पैसा नहीं लगा और भगवान सही नहीं लगाए, ठीक हुआ, नहीं तो वो भी 10,000 जाता है। 2,000 मिलता भी नहीं, 10,000 वो भी गया। बहुत सारे लोग तो इतना आ गए थे यार, मतलब उसमें कि पैसा निकालते ही नहीं थे। 2-2 हज़ार रुपये मिलता था, 2,000 रुपये। तो कोई चीज़ भरोसा लूटने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखाना ही पड़ता है, कलाबाजी। ठीक है, देखिए बैंक जमाकर्ता की जमा राशि लेकर भाग जाते थे। बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार मात्र शहरी क्षेत्रों में ही हो रहा था। बैंकिंग सेक्टर का विस्तार मात्र शहरी क्षेत्रों में ही हो रहा था। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी स्थिति नगण्य थी। ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी स्थिति नगण्य थी। समाज का उच्च वर्ग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा था। समाज का उच्च वर्ग बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा था। अतः जमाकर्ता की जमा राशि को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बैंकों का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों में भी करने के उद्देश्य से एवं समाज के निम्न वर्ग को भी बैंकों से जोड़ने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया आरंभ की है। आपको मजे की बात एक और बताएं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की प्रक्रिया आरंभ की गई। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सबसे ज़्यादा महिलाओं का खाता है, सबसे ज़्यादा फीमेल का खाता है, लगभग 39%, 39% के आसपास
फीमेल का अकाउंट है। और ये भारत में इसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में भी नाम दर्ज है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा खाता खोला गया। एक दिन में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास खाता खोला गया था पूरे भारत में। लगभग 1.5 करोड़ एक दिन कैंप लगा के खोला गया। और ये गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में दर्ज है। विश्व में अभी ऐसा इनिशिएटिव लेने का कोई देश नहीं कर पाया। और जनधन योजना के तहत लोगों के पास अकाउंट आया। पहले क्या था, बहुत रेयरेस्ट, देखो घर में बहुत कम ही लोगों के पास पहले अकाउंट हुआ करता था। नहीं तो क्या होता था, लोग घर ही में पैसा बक्से वक्से में रखते थे। लेकिन जब से बैंक जनधन योजना के तहत खुला, उसके बाद ATM कार्ड आया, और तो जब से UPI आया, UPI मतलब फोन पे और गूगल पे, फिर उसके बाद पेटीएम, ये सब सारे आए। इससे थोड़ा सा बैंकिंग की तरफ लोगों का रुझान और बढ़ा अकाउंट खोलना। क्योंकि आपके जेब में पैसा ना रहे तो भी आप पूरे भारत भ्रमण कर सकते हैं। बस आपके पास फ़ोन होना चाहिए, आपके अकाउंट में पैसा होना चाहिए और आपका फ़ोन चार्ज होना चाहिए। आप पूरा जो है भारत भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो 4-5 लाइन और है, ये लिख लो, उसके बाद कंप्लीट ये टॉपिक। देखो इस प्रक्रिया के अंतर्गत, पैराग्राफ चेंज कर, इस प्रक्रिया के अंतर्गत 1969 में 1969 में 14 बैंकों जिनके पास कम से कम 50 करोड़ रुपए की, 14 बैंकों जिनके पास कम से कम 50 करोड़ रुपए की जमा राशि थी, 50 करोड़ की जमा राशि थी, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तदुपरांत उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तदुपरांत 1980 में 6 और बैंकों का 1980 में 6 और बैंकों का जिनकी कुल जमा पूंजी 200 करोड़, कम से कम 200 करोड़ रुपए थी, 200 करोड़ रुपए, उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। उनका भी राष्ट्रीयकरण किया गया। वर्तमान समय में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत हैं। वर्तमान समय में भारत में कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक कार्यरत हैं। ठीक है, और जाने दो, आप लोग लिखना नहीं चाहोगे। इन 12 बैंकों से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पिछली बार भी बना था, आगे भी बनेगा कि कौन बैंक किसमें मर्ज होगा। तो लिखना चाहोगे? हैं? लिख लो। तो जैसा कि पहले तो आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो, जिनका विलय नहीं हुआ, जो विलय हुआ उन्हीं बैंकों का लिखा। ठीक है, जो नहीं विलय हुआ उनका नहीं। देखो, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो विलय हुआ उन्हीं का लिखवाएंगे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। देखो उसको लिखना कैसे, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ऐसे करके, ठीक, दोनों बीच में ब्रैकेट में लिखना, और विलय किसमें किया गया ऐसे करके लिखना, एरो लगा कर, और इस एरो के ऊपर लिख देना विलय, विलय केमिस्ट्री का रिएक्शन। ठीक है, सिंपल, सैंपल समझ में आएगी। जैसे मान लो कौन सा था, क्या था नाम, अब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यहाँ लिखे, दोनों मिला के, ठीक। और इस पे विलय और किसमें किया गया है, एक किया गया है PNB, किसमें किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक। तो इधर क्या लिख देना, PNB। समझ में आया कि नहीं? ऐसे एरो लगा के कर लोगे ना, देखो तुम, बस भैया छोड़ दो।
बस एक मिनट छोड़ो, वहाँ फोन आता है। आ गया सर, लिख लो, 2-3 मिनट लगेगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। ऐसे ही 60 में लिखना जो मैंने बताया फॉर्मेट, फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं? यहाँ जो बैंक है वो लिखेंगे और विलय एरो लगा के उसके ऊपर विलय और जिस बैंक में किया। फिर ठीक दूसरा लिखो, सिंडिकेट बैंक का विलय, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक के साथ, सिंडिकेट बैंक का विलय, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक के साथ, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक के साथ। आंध्रा बैंक ऑफ कॉरपोरेशन, आंध्रा बैंक ऑफ कॉरपोरेशन, आंध्रा बैंक ऑफ कॉरपोरेशन का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक ऑफ कॉरपोरेशन, आंध्रा बैंक ऑफ कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। ठीक, इलाहाबाद बैंक का विलय, और इलाहाबाद बैंक नहीं है, विलय हो गया। इलाहाबाद बैंक का विलय अभी बताए हैं, जैसा कि अभय जी किसमें किया गया? इंडियन बैंक, इंडियन बैंक। बस, और एक बार सरसरी निगाह में सुन लो कौन कौन से बैंक बचे हुए। एक SBI हो गया, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो नहीं मिला है उनका नाम बताया, बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक पंजाब एंड सिंधु। एक टोटल 12 बैंक है SBI में, ठीक। तो हो अब कल आपका RRB चाहिए, हो गया पूरा टाइम, ऊपर हो गया। अच्छा इसको बंद कर दो।